कोरोना पॉजिटिव महिला ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा होम आइसोलेशन में नहीं दी जा रही है मेडिकल सलाह, घर को भी नहीं किया जाता है सैनिटाइज। दालों ने बिगाड़ा घर का बजट, लगभग सभी दालें 15 से 35 रुपए हुई महंगी। चाय पत्ती के शौकीनों पर भी पड़ी महंगाई की मार। स्वामी दयानंद अस्पताल की बड़ी परेशानी, 3 महीने से नहीं आई है कर्मचारियों की सैलरी। सैलरी को लेकर स्टाफ ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखा है पत्र। रामलीला को लेकर आयोजकों की तैयारी हुई तेज, पर कोरोना को देखते हुए आयोजकों में है कंफ्यूजन की स्थिति। पूरे दिशा निर्देशों का आयोजकों को इंतजार। और RWA ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर की पहल, कोरोना से बचाव के लिए इलाके में को किया गया सैनिटाइज। बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों ने मिलकर उठाया कदम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम दावे करती है कि और राज्यों के मुकाबले दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। यहाँ तक कि कोरोना महामारी को भी हमने कंट्रोल किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये सारे दावे झूठे नजर आते हैं। टेस्टिंग के बाद कोरोना मरीजों के क्या हालात हैं, ये कोरोना की जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव महिला ने खुद बताया। महिला ने बताया कि उन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी जाती है, मेडिकल टीम घर पर आएगी, इसका भी आश्वासन मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो महिला को कोई मेडिकल सलाह मिली और ना ही उनके घर को सैनिटाइज किया गया है। यहाँ तक कि ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि उन्हें घर पर उन्हें क्या कुछ खाना है और क्या नहीं। कोरोना पॉजिटिव महिला ने कोरोना वायरस की तैयारी और दिल्ली सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। आपको बताएं, दिल्ली में अकेले सितंबर के महीने में 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस आए हैं, तो वहीं 917 लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये तो बढ़ते मृतकों के आंकड़े ही आपको बता रहे हैं। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, लेकिन जिस वक्त मैंने टेस्ट कराया था उसी वक्त मुझे जो टीम थी वहाँ पे जिन्होंने मेरा टेस्ट किया था, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप घर चले जाइए, अगर आप एडमिट होना चाहते हैं तो आप 1075 पे कॉल कीजिए, वो आपको एडमिट कर लेंगे, बट आप अगर घर पे रहेंगे तो वो ज़्यादा सेफ़ है आपके लिए। देन मैंने पूछा कि ओके, खाने पीने में क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सामने एक केबिन है कोल्ड एंड फ्लू का, आप वहाँ जाके एक बार उनको बता दीजिए कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। देन मैं वहाँ से उठ के उस केबिन में गई और मैंने उनसे कहा कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव है और मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। सब्जियों के बाद अब दालों की कीमत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि राशन की दूसरी चीज़ों के दामों में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा है, लेकिन इस बीच दालों की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि अक्सर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई के बावजूद भी कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार लॉकडाउन में फसल ना कटने के कारण भी चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो दाल 80 रुपये किलो बिक रही थी वो अब 100 रुपये किलो बिक रही है। सरसों का तेल भी 15 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चाय पत्ती के दाम में भी आसमान छूने लगी है, वो भी महंगी हो गई है। भैया अरहर की दाल 100 रुपये है, मूंग की दाल 100 रुपये है, मलका 80 रुपये है। अच्छा, और चने की दाल क्या रेट है लगभग? 70 रुपये। तो दालों में सबसे महंगी दाल कौन सी बिक रही है इस टाइम? इस टाइम कुछ नहीं, 100-110 रुपये के लपेटे में चल रही हैं सारी दालें। रिफाइंड है, सरसों का तेल है, चाय पत्ती है। चाय में कम से कम 100 रुपये किलो की तेजी है, तेल में कम से कम 15 रुपये किलो की तेजी है, रिफाइंड में कम से कम 8-10 रुपये लीटर तेज है। दालें तो इस टाइम सारी तेज हैं। बाकी मसूर की 80 रुपये है, अरहर की 106, चने की 72 रुपये। पहले तो मंदी थी, पहले तो दाल मसूर की 70 रुपये थी, अरहर की 90 रुपये थी। सबसे ज़्यादा चाय पत्ती में तेज़ी आई है, 200 रुपये किलो। महंगा होने का कारण ये है कि इस साल चाय पत्ती लॉकडाउन के टाइम में कटती है चाय पत्ती, और उस टाइम चाय पत्ती खड़ी रही,
तो सड़ गई वो खड़ी खड़ी। बजट तो खैर बिगड़ता ही है, और हमारे खाने वाली चीज़ों को तो चाहे कितना भी बजट बिगड़ जाए, मैंने तो लेनी आई। अब इसमें सस्ती हो या महंगी हो, वो तो सब हमारे हाथ में ही है, वो हमारे को लेना ही है, और क्या। अब ये इससे आम आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। घर का बजट तो भैया सारा ही बिगड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बाद में सब चीज़ महंगी हो गई, काम है नहीं, काम धंधे है नहीं, सब सामान महंगा दिख रहा है, काम है नहीं। बढ़ावा हुआ है रेट में कुछ हद तक, लेकिन मेन ज़्यादा हुआ है चाय पत्ती में, और वो भी हो जाए यदि अभी हम लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर इम्पेक्ट आ रहा है, जिससे हमारी कमाइयाँ घट रही हैं, तो हमारे जीवन पे ये एक अधिक प्रभाव डाल रही हैं। कितनी महंगी हुई होगी लगभग चाय की पत्ती? चाय की पत्ती लगभग 50 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो तक महंगी हो गई। पूर्व दिल्ली के निगम अस्पताल स्वामी दयानंद में 3 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिस कारण से डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आदि सभी परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जीटीबी अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने से स्वामी दयानंद अस्पताल में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिस कारण से उन्हें कई बार डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। हेल्थ वर्करों का कहना है कि कोरोना काल में भी हम अपनी जान को जोखिम में डालकर नौकरी कर रहे हैं, बावजूद इसके हमारी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। तो वहीं कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखा है, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर की सैलरी देने की मांग की है। रामलीला को लेकर आयोजकों की तैयारी तेज हो गई है, पर कोरोना को देखते हुए आयोजकों में भी अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आयोजकों का कहना है कि उनके पास समय भी कम है और काम ज्यादा है। जहां कलाकारों को घरों में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं आयोजक पूरे दिशा निर्देश के आने का इंतजार भी कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि अगर कोरोना को देखते हुए मेले में कम लोगों के आने की अनुमति होगी, तो ऐसे में उनका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल पूरे दिशा निर्देश न आने के कारण से आयोजक असमंजस की स्थिति में हैं। अभी तक हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। ग्राउंड हमारा बुक है 1 महीने के लिए, ग्राउंड हमारे को बुक करे हुए 4 महीने हो गए, रसीद कट के आ चुकी है। हमने दिल्ली पुलिस की कमिश्नर को, ट्रैफिक को, फायर को, सबको लगानी पड़ती है, हमें एप्लीकेशन है, सबको हमने लगा रखी है, और अभी तक हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि भाई 200 आदमी की होगी या 400 की होगी। रही हमारी तैयारी होगी। हमारे जितने भी कलाकार हैं सब लोकल हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, बड़े हैं, और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, 30-32 सालों से आने वाली उनकी पीढ़ियां काम कर रही हैं। तो हमारे यहाँ जो रिहर्सल है वो अपने घरों पे हो रही है, वो अपने घरों पे बैठ के कर रहे हैं कि किस टाइम हमारे पास गाइडलाइंस आ जाए और हमारे को एकदम तैयारी करनी पड़े। हाँ, हम सारे प्रिपेयर हैं, हम जितने भी कलाकार हैं हम सारे इस टाइम अपने घर पे सारी रिहर्सल कर रहे हैं। वीडियो कॉल के थ्रू हम सब एक दूसरे से प्रैक्टिस भी करते हैं, बात भी करते हैं, सारे डायलॉग्स की डायलॉग डिलीवरी भी होती है। हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं, हमें बस सरकार की गाइडलाइंस का वेट है। जैसा भी सरकार हमें निर्देश देगी, अगर वो एक दिन पहले भी देगी तो हम अगले दिन चढ़ जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। सभी आयोजकों में संशय था कि भाई रामलीला होगी या नहीं होगी, लेकिन अंततोगत्वा हमें एक परमिशन लेटर मिला है शर्तों के साथ में, और हम लोग अभी भी थोड़ी तरह संशय में, पूरी तरह नहीं कह सकते हैं कि रामलीला होगी या नहीं होगी, लेकिन समय बहुत कम है। आज 2 अक्टूबर हो गई है, 15 दिन के बाद रामलीला शुरू होनी है, और अभी हम लोगों ने मन में सोचा कि भाई हमें रामलीला किसी ना किसी लेवल पे करनी चाहिए, भले ही वो छोटे स्तर पर भी हो, लेकिन रामलीला का लिंक, रामलीला का जो हमारा एक हर साल नियम चल रहा है वो ना टूटे। पूर्व दिल्ली के सूरजमल विहार में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर इलाके को सैनिटाइज किया। लोगों का कहना है कई बार इलाके से संबंधित अधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आरडब्ल्यू ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया। आपको बता दें, इस समय कोरोना के साथ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में इलाके में स्वच्छता रखना बेहद ज़रूरी है। प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए ना इसको रोकने के लिए, तो चाहे पर्सनल, चाहे आरडब्ल्यूए है या सोसाइटी है, इसको मेंटेन करेगी तो केसेस कम होंगे। सबके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है ये तो। नहीं, हम तो अभी जैसे रेगुलरली इसको निकाल के नीचे से भी साफ़ करते हैं, ताकि नीचे से कुछ कचरा या कुछ भी ऐसा ना फंसे, ताकि इनकी ब्रीडिंग हो ना, ब्रीडिंग होती है तभी होते हैं। देखो जी, हम पिछले 6 महीने से लगातार सोसाइटी और वेलफेयर मिलकर लगातार सैनिटाइज़र कराते रहे हैं कॉलोनी में, और हर घर पे इन्फॉर्म करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए,
लगातार सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है सफाई रखिए अपने घर के आसपास, और लोग इसमें बहुत सहयोग भी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कवर कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक सूरजमल विहार में डिस्पेंसरी है, यहाँ कोरोना के टेस्ट हो रहे। लोगों में ये भ्रांति फैल चुकी है कि इसकी वजह से कॉलोनी में बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा है और ए ब्लॉक में है भी कंटेनमेंट जोन लगातार बनते जा रहे हैं। पर इसको देखते हुए हमने जो स्टेप उठा सकते हैं सोसाइटी ने कंप्लीट स्टेप उठाए हैं। देखो हमारी सोसाइटी में हम तो जब से डेंगू का ये प्रकोप चालू है, जब से बराबर प्रयास स्वयं ही करते हैं और अपना नगर निगम से भी सहयोग लेते हैं, और हम अधिक से अधिक हम स्वयं वेलफेयर सोसाइटी दोनों मिलकर के जो भी दवाइयाँ या मेडिसिन जो भी मतलब हैं हम अपने सोसाइटी वालों को, और जो भी जिस चीज़ का भी छिड़काव चाहते हैं हम समय समय पर कराते रहते हैं। और इस समय जो समय बदल गया है, क्योंकि मौसम बदलने के अनुसार अनेक बीमारियां आ जाती हैं, और उसी के आधार पे हम जो भी मेडिसिन हमारे कॉलोनी वासियों को चाहिएंगे हम यहाँ उनको प्रोवाइड कराएंगे। दिल्ली में तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। पिछले 2 सर्वे में जहां लोगों में कोरोना के रिकवर होने के बाद एंटीबॉडीज में इजाफा हुआ था, तो वहीं तीसरे में कम हो गया है। एंटीबॉडीज कम होने के बारे में डॉक्टर का कहना है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें 2-3 महीने से ज़्यादा एंटीबॉडीज नहीं टिक रही है। नतीजन कोरोना से रिकवर होने वाले को दोबारा जल्द कोरोना होने का खतरा बढ़ गया है। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर गीतेश पांडे जी ने दी है। क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। जो भी कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं, यदि उसमें एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो साधारणतः यह वायरल डिजीज़ में ये होता है कि वो वापस रीइन्फेक्ट नहीं होता है पेशेंट। बट अभी हाल ही में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो वापस कोविड इन्फेक्ट हुए हैं, जबकि उनमें ऑलरेडी पॉजिटिव केस पहले वो हो चुके थे और वापस ये हुए। अब यही सोचने का विषय है कि यदि एंटीबॉडीज़ उसमें बने तो वो एंटीबॉडीज़ लॉन्ग टर्म बॉडी में नहीं रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन मार्क बनता ही है कि इस तरह से यदि एंटीबॉडी या 2 या 3 महीनों में यदि बॉडी से रिलीव हो जाते हैं तो फिर पेशेंट वापस इन्फेक्ट हो जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की प्रेरणा से और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के आह्वान पर आज कृषि सुधार बिल 2020, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के प्रावधान रखे गए थे, उसको देखते हुए कांग्रेस ने कहा, हमने पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर, विकास मार्ग, प्रीत विहार के पेट्रोल पंप पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह प्रदर्शन किया गया, जहां पुतले भी जलाए गए हैं, नारे भी लगाए गए हैं, रोष भी व्यक्त किया गया है, जिसमें प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला और इस बिल को किसान विरोधी बिल बताया है। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी। पिछले दिनों संसद के अंदर जो कृषि बिल और श्रमिक सुधार विधेयक पास किया गया है, हम उसका विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे राज्यों के अंदर एमएसपी रेट लागू किया जाए। और उसके साथ ही साथ जो श्रमिकों को 300 लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको निकालने की जो आपने फैक्ट्री मालिकों को परमिशन दी है कि वो कभी भी उनको निकाल सकते हैं, कभी भी उनकी छट्टी कर सकते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसमें जो मंडी व्यवस्था खत्म करने जा रहे हैं उसमें बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक लिप्त पाए जाएंगे। ये भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं बहुत बड़ा। ये केवल अडानी अंबानी जैसी जो मल्टीनेशनल चैन है, कंपनी है, उन्हें किसान के खेत तक पहुंचाना चाहते हैं डायरेक्ट। वो मैं मानता हूँ कि मंडियों में कमी है भाई हमारी एक छत है, छोटी छत है, वो चो रही है, पानी उसमें चू रहा है, तो क्या हम उस छत को उड़ा दें? उस छत की रिपेयरिंग करनी चाहिए ना। मंडियों में कमी है, हो सकता है सिस्टम में कमी हो, पर उस छत को ही उड़ा लेना तो मतलब कि सीधी सीधी साक्षात जो बरसात हो किसान पे पड़े। मंडियों को खत्म करने का मतलब ये हुआ अडानी अंबानी जैसे लोगों की जो रिटेल चैन है उनको उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहन करना, उनको मंडी से छोड़ के किसान का माल खेत में बिकेगा, उन्हें पुणे दामों पर ले लेंगे और जब किसान का माल खत्म होगा तो उसके बाद ही अपने मनमाने दामों से लोगों को माल बेचेंगे और जिससे महंगाई बढ़ेगी। अनलॉक 4 में स्कूल खुलने के लिए केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारें स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद खोले जा सकते हैं स्कूल। अभी दिल्ली में 9वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने के लिए सरकार नियम कायदे बनाने में जुट गई है। दिशा निर्देश के तहत 9वीं और 12वीं तक के बच्चे अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेकर स्कूल आ सकते हैं और टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं।
वहीं जब स्कूल खोलने के मुद्दे पर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात की गई तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए चिंतित दिखाई दिए। पेरेंट्स ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो वहीं कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। का स्कूल बंद होने की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लोगों को अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जब तक कोरोना महामारी ठीक नहीं होती तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब कि उनकी क्लासेस चलती हैं, वो रेगुलर लेते हैं, जैसे मतलब कि आती है रेगुलर ले रहे हैं वो। जब तक देखो कोरोना की अभी वैक्सीन आई नहीं है, कोरोना काफ़ी भयावह स्थिति में है। जैसे मतलब सुनने को मिलता है हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी लोग मतलब बहुत दिक्कत में, बच्चों को स्कूल भेजना तो बहुत ही खतरनाक होगा और उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने आपस में खेल कूद जो भी है, मस्ती है, शरारतें हैं, वो घर से निकलेंगे। अभी तो ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस। हम फ़ी पे कर रहे हैं, बच्चों की उसी हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों का लॉस हो रहा है और एग्ज़ाम्स बच्चों को देने हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ठीक है, डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए लेकिन स्कूल खोले जाएं। और मैं और पेरेंट्स से भी कहूँगी कि अपने बच्चे भेजो। एग्री तो हैं, पूरी सेफ्टी के साथ चलेंगे तो एग्री हैं। अगर स्कूल में लापरवाही बरती जाएगी फिर एग्री नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे भी हैं। अभी 10th क्लास में है मेरी बेटी, यही गवर्नमेंट स्कूल में नंबर 2 में। तो अगर सेफ्टी के साथ हो सब चीज़ तो कोई वो नहीं है। देखिए 9 to 12 के जो बच्चे हैं वो लोग तो थोड़ा सा इस चीज़ को करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो लोग तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। 9 to 12 के बच्चे भी हैं, देखो हैंडशेक करेंगे, एक दूसरे शेयरिंग करेंगे, तो फिर भी ये टीचर्स को पूरा उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ ये बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा है, बच्चों की आंखों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। मोबाइलों पे बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं। कई पेरेंट्स नहीं पता कि बच्चा पढ़ रहा है या मोबाइल पे वो क्या यूट्यूब चला रहा है या क्या चला रहा है। लॉस तो बहुत हो रहा है। देखो लॉस तो बच्चों पे नहीं, बच्चे तो फिर हमारे ये हैं कि सेफ होने चाहिए। पढ़ाई तो हम 1 साल दोबारा करा लेंगे। गांधी जयंती के मौके पर निगम में गांधी मेले का आयोजन किया गया। निगम के कई स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कई निजी संस्थाओं ने भी भाग लिया, जिसमें स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। खास तौर पर खादी से बनी चीज़ों के स्टॉल भी लगाए गए, जिससे आम लोगों ने भी खरीदारी की और बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी लिया है। इस बार दिल्ली एनसीआर को छुए बिना ही मॉनसून दिल्ली से विदा हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार 30 सितंबर को दिल्ली से मॉनसून की विदाई हो गई। अब लोगों को ठंड का इंतजार भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों में दिल्ली एनसीआर में हल्की ठंड दस्तक दे सकती है। खासतौर पर सुबह शाम लोगों को ठंड महसूस होने लगेगी। बदलते मौसम को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के आवाम से बात की। लोगों का कहना है कि हर साल अक्टूबर तक उन्हें ठंड महसूस होने लगती थी, लेकिन इस बार गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो दिल्ली वाले कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी ठंड और कभी गर्मी की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। लोगों का ये भी कहना है कि आज तक ऐसा नहीं देखा कि अक्टूबर के महीने में इतनी गर्मी पड़ी हो। सितंबर लास्ट होता था गर्मी का, अक्टूबर शुरू से या सितंबर एंड से ये सारी मौसम बदल जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है। ये शायद कोरोना की वजह से है या किस वजह से है, अभी तक हमने कि मौसम की चेंजेस जो हैं अब्रप्ट हों तो उसमें बीमारी बढ़ने का भी ख़तरा रहता है। हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि अब के तो इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी के बिना रहा नहीं जा सकता। और अब भी यहाँ बैठे हुए भी हमें एसी चलाना पड़ रहा है और इसी से ही बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इन दिनों में मच्छर भी कम हो जाता है, जब सर्दी पड़ेगी तो मच्छर भी कम हो जाएगा और मच्छर कम नहीं हो रहा, उसी वजह से डेंगू भी और मलेरिया भी फैल रहा है। कोरोना तो है ही है और उसके कारण यही है, वो ग्लोबल वार्मिंग समझ लो या जो भी कुछ है। और नेचुरली जब मौसम जो है पलटा मारेगा, जो नेचर के हिसाब से होना चाहिए नहीं होगा, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी। ऐसा मौसम नहीं देखा, परंतु उसका कारण जो मैं जानता हूँ, इस बार बारिश भी कम हुई है। बारिश कम के कारण ये है और इससे बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि सुबह भी ठंड ज़्यादा होती है, शाम को भी सर्दी ज़्यादा हो जाती है और दोपहर को तेज़ धूप चलती है। जैसे एसी या पंखा के बिना गुजारा नहीं हो सकता, तो इसलिए बीमारियां इस बार फैलेंगी। 85 साल के हो गए हैं, ऐसा मौसम नहीं देखा।
और जान कभी हुआ हो तो पता नहीं छोटे बचपन में। अब ऐसा मौसम ये बिल्कुल एकदम कम हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और इस प्रकार का। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के मौके पर शाहदरा जिले में बीजेपी के नेताओं ने एक निजी संस्था के साथ मिलकर 500 गरीब बच्चों को स्कूल बैग्स, पेंसिल बॉक्स और किताबों को बांटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीबों की सेवा करने के उद्देश्य से उन्होंने उन्हें ये सामान को बांटा है। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में बच्चों के लिए बैग और स्टेशनरी, कॉपियाँ, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब बैग के अंदर दिए हैं। लगभग 500 बच्चों को, 500 विद्यार्थियों को छोटे उनको दी गई है जिनके पास में ये बैग्स नहीं है। निश्चित रूप से जो बच्चे बहुत ही हमारी सेवा बस्तियों में हैं, गरीब हैं, जो थोड़े से आर्थिक क्राइसिस में हैं, उनको ये 5 प्रकार की कॉपियाँ, एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक उनको बैग दिया गया है। और ये छोटी क्लासेस के लिए हैं। इसमें हिंदी की कॉपी है, इसमें गणित की है, अंग्रेजी की है। कि ये जो कार्यक्रम है, इससे क्षेत्र के अंदर बच्चों के अंदर एक सेवा भाव जगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आज हम 500 बच्चों को ये सामग्री वितरित करेंगे। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की टीम का ऐलान कर दिया गया है। गुरुवार शाम इस टीम का ऐलान लटका हुआ है। टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 1 संगठन मंत्री और 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें तीनों महामंत्री यमुना पार के हैं। अकेले शाहदरा जिले से 8 पद टीम में हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो पदाधिकारी बने हैं, जिनको दायित्व मिला है, शाहदरा जिले से 8 दायित्ववान कार्यकर्ता बने हैं जिनको दायित्व मिला है। और देखा जाए तो हम सबका सौभाग्य है कि जमुना पार से ही तीनों महामंत्री प्रदेश के जमुना पार से हैं और उन सबके सामने कहीं ना कहीं शाहदरा लगता है। जैसे कुलजीत सिंह चहल शाहदरा जिले से हैं, जैसे दिनेश प्रताप सिंह शाहदरा जिले से हैं और हर्ष मल्होत्रा जी नवीन शाहदरा जिले से हैं। तो ये हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है और हमारे यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, इतनी प्रतिभा है कि आज प्रदेश को तीनों महामंत्री जमुना पार से लेने पड़े और हम प्रदेश का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में मंत्री की जिम्मेवारी दी है और मुझे से एक छोटे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि प्रदेश ने मुझ पर विश्वास दिखाया और मैं जितना भी मेरे पर अपनी शक्ति है, जितना मेरे पास अपना ज्ञान है, जितना मैं काम कर सकती हूँ, उतना अपने पार्टी के लिए करूँगी। और पार्टी ने मुझे समय समय पर बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेवारियों से निभाया, चाहे वो मेयर पद हो या इससे पहले महिला मोर्चा में महामंत्री प्रदेश हो, और आज मंत्री लेकर मैं मतलब आपको विश्वास, आपके माध्यम से अपनी पार्टी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कभी भी मेरी ओर से कोई ऐसा शिकायत का मौका मेरी पार्टी को नहीं मिलेगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।